हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। इसमें हम देखेंगे कि एसे राइटिंग करते समय हमें कविताओं और सूक्तियों का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस मात्रा में करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा विषय है कि एसे राइटिंग करते समय कविताओं और सूक्तियों का उपयोग करें या ना करें। क्लियर? तो हम इस पे काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता हो, देखिए, जैसे कि जब आप अपने विषय में कविता और सूक्ति का उपयोग करते हैं तो इसका काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता है। किस प्रकार का? आप अपनी कविता और पंक्तसूक्ति के माध्यम से 2 से 3 लाइन में जो बात आप कह देते हैं, उसे कहने के लिए आपको लगभग 5 से 6 पेज खपाने पड़ सकते हैं, या आप हो सकता है 10 से 15 लाइनों में उस बात को फिर एक्सप्लेन करें। इसीलिए कई सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि जब भी आप ऐसे राइटिंग करें, वैसे तो ये विषय की मांग के अनुरूप ही डिसाइड होता है कि क्या आप उसमें कविता और सूक्ति का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे अगर अमूर्त विषय होते हैं तो आप उसमें लगभग कविता और सूक्ति का उपयोग कर ही सकते हैं, लेकिन अगर वो विषय मूर्त है तो उसमें संभावना काफ़ी कम हो जाती है। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखिए। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि अमूर्त विषय क्या होता है और मूर्त विषय क्या होता है। तो ऑलरेडी हमने इसकी चर्चा अपने प्रीवियस पार्ट्स में कर ली है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक? जब आप कोई कविता या सूक्ति डालते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक ऐसे यहाँ पर लेते हैं, किस चीज़ से संबंधित? असहिष्णुता से संबंधित या फिर न्यू इंडिया से संबंधित। अब अगर आपको भारत से संबंधित कुछ लिखना है, आपको न्यू इंडिया से संबंधित या आइडिया ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ भी लिखना है, तो आप अगर सूक्ति का उपयोग करेंगे तो हो सकता है उस सूक्ति के माध्यम से आपका प्रस्तुतिकरण ऐसा हो कि परीक्षक के मन में एक काफ़ी अमिट छाप छोड़ दे। जैसे मैं अगर आइडिया ऑफ इंडिया पे कोई ऐसे लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदुओं की मंदिर की घंटियों के साथ साथ अजान भी एक नई सुबह का एहसास कराती है। भारत एक ऐसा देश है जो धर्मों की भूमि है, वेदों की माता है, पुराणों की दादी है और परंपराओं की परदादी है। ये स्टेटमेंट जो मैंने अंतिम पंक्तियां बोली, भारत धर्मों की भूमि, ये मार्क ट्वेन का कथन है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी तो आपने क्या किया? आपने एग्जामिनर को चंद लाइनों में ये बता दिया कि वास्तव में आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, और फिर आप इसी को एक्सप्लेन कर दो, फिर आप इसी का तुलनात्मक अध्ययन कर दो, फिर आप ये बता दो कि आइडिया ऑफ इंडिया क्यों डाइल्यूट हो रहा, फिर आप बता दो आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे हमें प्रिजर्व करके रखना है। इससे क्या होगा? आपका पूरा ऐसे किसी न किसी शब्दावली के अंतर्गत गुंथित हो जाएगा, और इस गुंथन का फायदा ये होगा कि एग्जामिनर उस प्रवाह में ऐसा बहता हुआ चला जाएगा कि वो उससे निकल ही नहीं पाएगा, और आपकी ऐसे की वो गहराइयाँ इतनी अंतर मन में उसके छप जाएंगी कि वो इस बात से मोहित हो जाएगा कि आपको औसत से भी अधिक अंक वो दे दे। क्लियर? इसीलिए आपको कविता और सूक्ति का उपयोग करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कविता और सूक्ति का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उनकी मात्रा वो इतनी कर देते हैं कि उसमें भी अपने आप एक प्रश्न उठने लगता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 से 12 कविताएं लिख देते हैं, या फिर उनकी कविताएं लगभग 7 से 8 लाइनों की होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको जो 2 कविताएं एक साथ बताई, मैं इनको पूरा नहीं लिखूंगा, मैं इनमें 2 लाइनें शुरू में लिखूंगा, फिर बीच में अगले पन्ने में, फिर एक अगले पन्ने में, और फिर एक निष्कर्ष के तौर पर। कहने का मतलब इस पूरी कविता को मैं एक जगह ना लिखकर अलग अलग विखंडित करके लिखूंगा, अलग अलग पैरा की प्रासंगिकता के अनुरूप लिखूंगा। इससे एग्जामिनर खोता रहेगा। अगर बार बार वो बीच में सुसुप्तावस्था में जाता है तो वो देखकर उससे प्रसन्न हो जाएगा, वाओ कितना अच्छी आपने यहाँ पे इन सूक्तियों और इन कविताओं का उपयोग किया है। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली 2 से 3 कथन जरूर डालें अगर आपको डालना है। 2 से 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर एग्जामिनर बोरियत फील करता है। फिर आप ऐसे नहीं राइटिंग कर रहे होते हो,
फिर बेसिकली आप उसमें कविता का लेखन कर रहे होते हो। क्लियर? मैंने आपको बता दिया कि जब हम सूक्ति वगैरह लिखते हैं या कविता लिखते हैं तो विषय की डिमांड के अनुरूप होती है। ठीक, तो विषय कैसा है उस पर हम देख कर लिखेंगे। अब जब आप कविताएं लिखते हो तो होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स एक ही साथ एक ही पृष्ठ पर काफ़ी सारी कविताएं लिख देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको प्रत्येक पृष्ठ में एक कविता डालना है अगर हो सके तो। नहीं तो आप एक को गैप कर कर भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगेगा कि वास्तव में आप कवि सम्मेलन में आए हुए, बल्कि उसके अंदर एक इम्पैक्ट जाएगा और उसका जो मन है वो इधर उधर भागने की जगह बंधा हुआ अपने आप को फील करेगा। क्लियर? तो आप या तो ये कर सकते हो कि आप शुरुआत में भी कविता डाल दो और आप अंत भी इसी तरीके से कविता से कर सकते हो। जैसे मैं अगर शुरू में डालूं तो मैं ये डाल सकता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिंदुओं की मंदिर के घंटियों के साथ साथ दूसरे में मैं ये डाल सकता हूँ कि भारत धर्मों की भूमि है, वेदों की माता है। आप ऐसे डाल सकते हो। क्लियर? तो आप ये कर सकते हो। फिर आपके सामने समस्या ये आती है कि जब हम कविता और सूक्ति का उपयोग करें तो क्या उनके जो विषय हों वो अलग हों या फिर वो विषय से संबद्ध हो। मतलब जैसे मैंने आपको पहली कविता क्या बताई कि हिंदुओं की मंदिर की घंटियाँ, दूसरी मैंने आपको क्या बताई कि भारत धर्मों की भूमि है, यानी कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसी कविता और सूक्ति का उपयोग करते हैं कि पहली तो फील होती है हाँ कि हमारे पैरा से रिलेट हो रही, अपितु जो दूसरी है उसका रिलेशन दूर दूर तक उससे नहीं होता। तो आप इन गलतियों से बचें। आप जिन सूक्तियों और कविताओं का उपयोग करें बेसिकली उनका एक दूसरे से संबंध हो। अगर संबंध नहीं होता है उनका एक दूसरे में तो वो निबंध काफ़ी बोरियत फील करता है और एग्जामिनर को एक बोझपन फील कराता है। इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना है। क्लियर? अब कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी कविता मान लीजिए, जैसे मैं अभी एक दिन एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें एक प्रसंग को लेकर बात चली थी, सूक्ति को लेकर कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, ऐसी सूक्ति थी। तो उसमें उन महाशय ने उस कविता में गांधी जी का नाम बता दिया कि ये फला जो स्टेटमेंट है ये गांधी जी का है, जबकि आप में से सबको पता है कि सपनों से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है। तो आप ये भी नहीं करना है कि आप जिस विचारक की कविता लो और उसमें किसी अन्य पर्सन का नाम डाल दो, इससे एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा आपसे गुस्सा हो जाएगा। और एक बात और, आप जब भी किसी भी विचारक को अपनाएं तो ये देखें कि वास्तव में उस विचारक का भारतीय समाज पर, भारतीय राजनीति पर और भारत के इतिहास पर क्या इम्पैक्ट है। भारतीय समाज, भारतीय राजनीति का मतलब आज की राजनीति से मत लीजिए। भारतीय राजनीति का मतलब है इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स थे, यानी कि नव भारत के निर्माण के जो वो महापुरुष थे या वो युग पुरुष, उन्होंने कौन सी बात कही, आप उनकी बात को यहाँ पे लिखें। क्लियर? या फिर आप हिंदी के साहित्य जगत से कई सारी पंक्तियों को, कई सारी कविताओं को ले सकते हैं, चाहे वो अज्ञे की बात हो, चाहे वो निराला की बात हो, चाहे वो निदा फाजली की बात हो, चाहे दुष्यंत कुमार की बात हो, या फिर आप जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, किसी को भी ले सकते हैं, सुमित्रा महाजन को ले, सॉरी सुमित्रा नंदन पंत को आप ले सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें करें और कोशिश ये करें कि आप में से कई सारे स्टूडेंट जो समकालीन कवि हैं और जो लेखक हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। समकालीन कवि और लेखक का मतलब, जैसे आप में से कई सारे लोग यूट्यूब पर देखते होंगे टेल्स पोएट्री नाम की या डाइस पोएट्री नाम की बहुत सारी मतलब ऐसी छोटी छोटी पोएम्स आती हैं, स्टोरीज आती हैं, उनको आप मत लिखें। क्यों? क्योंकि उनकी अभी इतनी मौलिकता हो सकती है, सृजनात्मकता उनके अंदर हो सकती है, बट उनके अभी प्रासंगिकता उतनी न्यायोचित नहीं है, या अभी वो इतने सर्टिफाइड नहीं है जितने महात्मा गांधी, जितने बुद्ध, जितने कबीर, जितने निदा फाजली, जितने दुष्यंत कुमार, जितने निराला प्रसाद या अज्ञे या मंडेला या लिंकन जी। तो आप इन लोगों को ज़्यादा प्रमोट करें अपेक्षाकृत समकालीन कवियों व लेखकों की अपेक्षा। क्लियर? आप में से हो सकता है कई सारे लोग कई सारे धार्मिक संगठनों से रिलेटेड बातों को लिखें, तो आपकी आपकी अपनी धार्मिक भावनाएं, आपकी अपनी धार्मिक श्रद्धा, उसको अपने तक सीमित रखें, उसे व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक न करें या आप उसे सार्वजनिक रूप से थोपने का प्रयत्न न करें,
जैसे कई सारे स्टूडेंट हो सकता है कि ओशो को अपना फेवरेट मानते हों तो उनकी किसी पंक्ति को लिख दें, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आसाराम की आप भले ही पूजा करते हों, भले ही वो आपके आराध्य हों, लेकिन आपको उनकी पंक्ति से दूर रहना है। आपको किसी धार्मिक संस्था, चाहे वो AIIM हो या RSS हो या फिर शिवसेना हो या फिर कोई भी संगठन हो धार्मिक, आपको उनकी विचारधारा से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि ये सब विवादित हैं और एग्जामिनर चाहता है कि आप कोई भी बात ऐसी ना लिखें जो उसके प्रति दुराग्रह का भाव दर्शाए। क्लियर? कहने का मतलब जब आप इनके बारे में लिख देते हो कि हाँ ओशो साहब ने ये बात कही, तो कहीं ना कहीं आप इनको प्रासंगिक बनाते हो। आप बताते हो कि हाँ इनसे कुछ सीखा जा सकता है, जबकि समाज के लिए इनको लेकर कई सारे पर्सन के बीच मतभेद है। तो आप ऐसे मतभेदों को मत लिखें जिससे एग्जामिनर के अंदर आपके प्रति मनभेद हो जाए। क्लियर? तो आप इस चीज़ से दूर रहें, इससे आपकी नेगेटिव छवि बनती है, ये आपको पता ही है। जैसा मैंने आपको बताया कई सारे धार्मिक संगठन, इनकी बातों से आप दूर रहें। ठीक है, आप इनकी बातों को मत लिखें। भले आप अपने निजी जीवन में कितने भी कट्टर हों, बट एग्ज़ाम हॉल में आप अपनी कट्टरता को कुछ समय के लिए रोक लें। क्लियर? फिर आप देखिए कि जब आप ऐसे लिखते हो तो आप कोशिश करें कि या तो अगर संभव हो तो हिंदी में ही आप लिख दें, या संभव हो संस्कृत के श्लोक का उपयोग करें, या फिर आप अंग्रेजी का। इसमें किसी भी प्रकार का बाध्यता नहीं होती कि आप एसी की शुरुआत में हिंदी से अगर राइटिंग कर रहे हो तो इंग्लिश की लाइंस का उपयोग नहीं कर सकते, आप संस्कृत का उपयोग नहीं कर सकते, या फिर आप हिंदी में हिंदी ही उपयोग करोगे। अगर आप अंग्रेजी का करते हो तो 2 से 3 लाइन आप बताएं। अगर आप संस्कृत का करते हो तो काफ़ी अच्छा होता है कि आप उसके साथ आप उसका अनुवाद भी लिखते हैं। इससे एग्जामिनर को ये फील होगा कि ये इंडिया की डाइवर्सिटी को, इंडिया की इंटीग्रिटी को और इंडिया की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसको काफ़ी सम्मानित कर रहा है। क्लियर? इससे ये उसको स्पष्ट हो जाएगा कि न केवल आपका हिंदी भाषा में पकड़ है, न केवल आपकी संस्कृत भाषा में पकड़ है, बल्कि आप अंग्रेजी में भी सहज हैं। यानी कि आप अपने अंदर व्यक्तित्व की ऐसी छवि को धारण किए हुए हैं जो मल्टी डायमेंशनल, मल्टी अप्रोचेस और मल्टी लैंग्वेज है। क्लियर? इससे ये होगा कि आप किसी भी बुरी सी बुरी परिस्थिति में अपने आप को टैकल कर सकते हो, अपने आप को वहाँ पे एक मूर्त के रूप में इस्टेब्लिश कर सकते हो। क्लियर? अब जब संस्कृत के बारे में बात आती है तो अगर मुझसे ये कहा जाता कि आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में आप लिखिए, आप में से कई सारे लोग आइडिया ऑफ इंडिया पे जब देखेंगे तो उसमें 7 से 8 सूत्रवाक्य आते हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपने स्पीचेस में दिया है। तो आप देख सकते हैं, या फिर इंडिया के कई सारे ऐसे वेद, उपन्यास, पुराण हैं जहां पर आइडिया ऑफ इंडिया की बात की जाती है। तो उसी में से एक ये सूत्रवाक्य है, न त्वम काम्ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम्ये दुख ताप्तानाम प्राणी मार्तिम नास्नाम। वहाँ पर ये बात आती है कि अगर मैं प्रशासन में आता हूँ, अगर मैं इंडिया की आइडिया को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे राज्य की कामना है, या मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे स्वर्ग चाहिए, और मेरी कामना ये भी नहीं है कि मुझे पुनर्जन्म मिले, बल्कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि जो दुख में इस समय परेशान प्राणी हैं उनकी पीड़ा का मैं नाश किस प्रकार कर सकूं, ऐसी मुझे आप शक्ति प्राप्त करो। आप ऐसा जब लिखते हो ना तो एग्जामिनर को आपका पूरा का पूरा पर्सनैलिटी दर्शाई पड़ती है। आपको ये दिखा देते हो कि वास्तव में आप आईएएस इसलिए नहीं बनने आए हो कि आपको शौक है, आप आईएएस इसलिए नहीं बनने आए हो कि आपको इसकी जो चमक धमक है वो लालायित कर रही, बल्कि आप आईएएस इसलिए बनने आए हो क्योंकि आपके अंदर सेवा का एक भाव है, आपके अंदर वो विचार है जो करुणा से पोषित है, आप उस दया के पात्र हो जो लोगों के अंदर दूर करने के लिए बने हो। आप ऐसा वहाँ पे एग्जामिनर को दर्शा देते हो ऐसी पंक्तियों के माध्यम से। क्लियर? हो सकता है कि जब आप ऐसी चीज़ें लिखते हो तो कभी कभी एग्ज़ाम हॉल में आपको ये बातें याद नहीं आती। हो सकता है आपको कई पंक्तियाँ, कई सूक्तियाँ उस वक्त याद नहीं आती, लेकिन आप वहाँ पर अपनी खुद की भी कविता गढ़ सकते हैं। आप जब कविता गढ़ें तो इस बात का बेशक ख्याल रखें कि आपको कविता गढ़ना आता हो। आप शायराना अंदाज में कोई बात ना करें, यानी कि आप तुकबंदी ना करें। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं
कि अपने आप को या अपने सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को कवि बना लेते हैं, या दुष्यंत कुमार से भी ज़्यादा अपनी श्रेष्ठता दर्शाते हैं, या कुमार विश्वास से भी ज़्यादा अपने आप को परिपक्व दर्शाते हैं। तो ऐसा करने से आप सावधान रहें, क्योंकि आपकी नकारात्मक छवि को दर्शा देगा। क्लियर? आपको अगर कविता करनी आती है, अगर आपने वास्तव में कविता पे आपकी पकड़ है, आपकी भाषा शैली अच्छी है, तो ही आप ऐसी चीज़ों को चुनौती के रूप में फेस करें, नहीं तो आप उससे दूर रहें। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये देखा अपने पार्ट्स में कि कविता का उपयोग हमें कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, सूक्ति का उपयोग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपने पार्ट 6 में अपने टॉपिक को कवर किया। अब हमारा जो पार्ट 7 आएगा, उसमें हम देखेंगे कि जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो वास्तव में हमारी भाषा शैली कैसी हो। साथ ही हम ये देखेंगे कि भाषा शैली के संदर्भ में हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा हो। क्लियर? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।